प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में ओमान में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी के विस्तार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया। भारत और ओमान में समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता यानी सेपा हुआ। इस समझौते से भारत ओमान के बीच व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आर्थिक विविधता में भी तेजी आएगी। अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर खुलेंगे और आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी और बड़े पैमाने पर रोजगार भी इससे पैदा होंगे। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो ओमान की यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बिजनेस फोरम में शिरकत की। भारत ओमान के बीच सेपा समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों देशों को एक समृद्ध भविष्य की ओर आगे लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री ने भारत के विकास और ओमान को साझेदारी के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मिलकर इन्वेस्ट, इनोवेट और बिल्ड बनाने के लिए ओमान के पास सही अवसर हैं। दोनों देश एक साथ मिलकर एनर्जी, एग्री और हेल्थ, इंफ्रा, डिजिटल में साथ काम कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। ये बीते 11 साल के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी ही नहीं बल्कि अपना इकोनॉमिक डीएनए भी बदला है। आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। तो क्यों अहम है ये समझौता इतना ज़्यादा, यही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। 2023 में इसमें बात हुई थी और उसके बाद ये समझौता हुआ है। भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बेहद महत्वपूर्ण है और इसका मकसद क्या है ये भी बता देते हैं। इसका मकसद है आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना, और ये जो आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना इसका मकसद है, ये तमाम क्षेत्रों में है जिसमें गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं और इसमें निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। तो तमाम क्षेत्रों को इससे फायदा मिलेगा और पेशेवर लोग जो हैं उनको राहत मिलेगी और सुविधाएं मिलेंगी। क्या कुछ इससे राहत और सुविधाएं मिलेंगी और क्या कुछ फायदा होगा किन क्षेत्रों में, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले कपड़ा और जूते का अगर हम व्यापार की बात करते हैं, टैरिफ इसमें कम हो जाएगा और टैरिफ कम होने से इसमें निर्यात बढ़ेगा और निर्यात बढ़ेगा तो इनकम अपने आप ज़्यादा होगी। इसके साथ ओमान और खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी जो है उनके बाजारों में एक बेहतर पहुंच होगी। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। अगर आज के दिन की हम देखते हैं तो जो पहुंच है उसको बेहतर बनाना, वस्तुओं के साथ ही ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वाहन पार्ट्स के निर्यात में भी इसमें वृद्धि आएगी। और अगर निर्यात में वृद्धि होती है तो सस्ता और प्रतिस्पर्धी निर्माण भी होगा। और इसके साथ ही अगर सस्ता और प्रतिस्पर्धी निर्माण होता है तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है रोड मैप दिखाता है। रत्न और आभूषण की बात करें तो ड्यूटी फ्री या कम टैरिफ भारतीय ज्वेलरी की इससे मांग बढ़ जाएगी जब इसका टैरिफ कम होगा या ये ड्यूटी फ्री होंगे। और इसके साथ ही ये सस्ते और प्रतिस्पर्धी बाजार में आएंगे तो ये भी अपने आप में इसके लिए एक बड़ा रोड मैप का खाका जो हम बता रहे हैं वो बताता हुआ दिखता है। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि की बात करें तो जो फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, कोल्ड चेन है और कृषि रसायनों का जो निर्यात है उसको वृद्धि मिलेगी। तो जो कृषि क्षेत्र है, जो एग्री क्षेत्र है जिसकी हम बात करते हैं, उसको एक विस्तार मिलता है और जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी एक बड़ा सहयोग इससे मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर हम इसके अन्य क्षेत्रों की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन है, सोलर और बैटरी स्टोरेज है। इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा और इसमें सहयोग के भी नए मौके सामने आएंगे।
इसके साथ ही जब हम ऊर्जा संक्रमण की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, उसमें पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो उसमें भी बड़े मौके और बड़ा प्लेटफॉर्म इसमें दिखाई देता है। और जो भविष्य की ऊर्जा है उसकी ज़रूरतों को देखते हुए जो एनर्जी ज़रूरतें हैं उसके लिए एक स्थिर सप्लाई चेन मिलती है, तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम इसमें दिखाई देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो जो पोर्ट्स हैं, जो वेयरहाउसेस हैं और जो सप्लाई चेन है उसमें जो निवेश है वो बढ़ेगा। साथ ही जो ओमान है उसको गेटवे बनाकर अफ्रीका और एशिया तक पहुंच होगी, तो ये पहुंच को बढ़ाने के लिए अपने आप में एक बड़ा तेज़ रास्ता दिखाई देता है। इसके साथ ही हम बात करें अगर स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी की, तो इसमें भी बड़े मौके दिखाई दे रहे हैं, जिसमें AI है, लॉजिस्टिक्स है, सॉफ्टवेयर है, इसमें सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही जो युवा उद्यमी है, यूथ है, उसके लिए एक बड़ा अवसर है। इसके साथ ही अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो एक बड़ा सेक्टर आता है इसमें हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो ओमान में हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज में ग्रोथ की बात इसमें बताई गई है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए रोजगार के अवसर खुलते हैं। इसके साथ ही अगर फार्मा और हेल्थ डिवाइसेस की बात करते हैं तो इससे जुड़े जो इनके पार्ट्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उसके एक्सपोर्ट में वृद्धि होती है और इससे जो आर्थिक तेजी है वो सीधे तौर पर आते हुए दिखाई देती है। तो एक बड़ा रोड मैप है, किस तरह से नए बाजार हैं, किस तरह से नए अवसर इसमें खुल रहे हैं, ये भी हम बताएंगे। विशेषकर जो खाड़ी देश हैं उनके साथ ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खाड़ी देशों के साथ आर्थिक रिश्तों में इसे एक नया अध्याय कहा जा रहा है। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पूर्वी यूरोप और अफ्रीका के बाज़ारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार जो है वो इससे खुलता हुआ दिखाई देता है। 20 साल बाद ओमान का बड़ा ट्रेड ओपनिंग कदम ये है भारत के साथ, और ये बताता है कि किस तरह से ज़्यादा बाजार, ज़्यादा निवेश और ज़्यादा अवसर जो हैं वो आते हुए दिखाई देते हैं। और ये अहम क्यों है? क्योंकि जो ग्लोबल अनिश्चितता है उसमें भारत की एक मजबूत सप्लाई चेन की रणनीति इसमें दिखाई देती है। साथ ही खाड़ी क्षेत्र में भारत की आर्थिक मौजूदगी और इससे गहरी होती हुई दिखाई देती है, तो ये एक बड़ी कूटनीति का, आर्थिक कूटनीति का हिस्सा इसे इसीलिए कहा जा रहा है। साथ ही जो FTA है इसका फायदा सीधे किसानों तक पहुंचेगा, व्यापारियों तक पहुंचेगा, लघु और सूक्ष्म उद्यमों तक पहुंचेगा, MSMEs तक इसका फायदा सीधा पहुंचेगा। और केवल ये वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सेवाएं भी हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी है, बौद्धिक संपदा का अधिकार भी है, डिजिटल व्यापार भी है। तो बड़े क्षेत्र इसमें शामिल हैं। कपड़ा है, रत्न है, आभूषण है, ऑटोमोबाइल है, रसायन है, जूते हैं, कृषि हैं और उत्पादों के लिए, तमाम उत्पादों के लिए नए क्षेत्र हैं। तो 90% से अधिक निर्यात पर टैरिफ में राहत, ये भारत का ट्रेड फोकस था जिसे सफलता मिलती हुई इसमें दिखाई दे रही है। तो बाजार का विस्तार और विकास का जो रोड मैप है वो इसकी एक बड़ी विशेषता है। UAE से UK तक भारत की व्यापार कूटनीति का विस्तार इसमें दिखाई दिया है और इसके साथ ही मेक इन इंडिया को ग्लोबल बाजार से जोड़ने की भी ये एक बड़ी रणनीति है, जिसमें निवेश और निर्यात और भारत की नई आर्थिक ताकत जो है वो उभरती हुई दिखाई दे रही है। तो ये केवल एक समझौता नहीं है, बल्कि एक भरोसे की साझेदारी है। भारत आज समझौता नहीं बल्कि अवसर गढ़ रहा है। ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए जो भारत की ग्रोथ स्टोरी को गति दे रहे हैं और ये भारत के बढ़ते हुए आर्थिक प्रभाव का भी प्रतीक है और इसीलिए इसे एक बड़ा कदम कहा जा रहा है, इसे ऐतिहासिक कदम कहा जा रहा है। और वस्तुतः अगर हम साल 2025 की बात करें तो साल 2025 भारत के लिए आर्थिक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम साबित रहा है। भारत केवल दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल नहीं है, बल्कि वो वैश्विक विकास, सहयोग और स्थिरता का एक भरोसेमंद प्रतीक बनकर उभरा है, जिसमें अब भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता भी शामिल हो गया है। आइए दिखाते हैं आपको यह खास रिपोर्ट। विकास को परिभाषित करते हुए भारत ने वैश्विक मंच पर एक आत्मविश्वासी, सशक्त और आत्मनिर्भर होते देश के रूप में अमिट छाप छोड़ी है। आज भारत न केवल तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि दुनिया के लिए विकास, सहयोग और स्थिरता का प्रतीक भी बन चुका है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत ने न केवल खुद को स्थापित किया है,
बल्कि आर्थिक मोर्चों पर कीर्तिमानों की नई इबारत भी लिखी है। इस वर्ष यानी 2025 में जहां दो महत्वपूर्ण समझौते भारत यूके एफटीए और भारत ओमान सेपा पर हस्ताक्षर हुए, तो यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड, पेरू और चिली के साथ भी व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत जारी है, जिससे देश विकसित भारत लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पहले बात भारत ओमान सेपा की करें तो ओमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की उपस्थिति में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सेपा पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग मिलेगा। कृषि, रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटो कंपोनेंट सहित समझौते से अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। समझौते का उद्देश्य टैरिफ को काफी हद तक कम या खत्म करना है, साथ ही व्यापार को आसान और निवेश प्रवाह को सुगम बनाना है। 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10.6 अरब डॉलर था। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच अब व्यापार के अवसर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ओमान का किसी एक देश के साथ दूसरा और लगभग 20 सालों में पहला एफटीए है। जीसीसी देशों में ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। वहीं समझौते के लिए नवंबर 2023 में औपचारिक वार्ता शुरू हुई थी। भारत और ओमान के बीच साझा की जाने वाली समृद्ध संस्कृति, साथ ही प्रगाढ़ होते आर्थिक संबंध दोनों देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं जुलाई 2025 में हुए ऐतिहासिक भारत यूके एफटीए से भी भारतीय निर्यातकों, राज्यों और एमएसएमई के लिए नए अवसरों के द्वार तो खुलेंगे ही, साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। भारत यूके एफटीए के तहत दोनों देश टैरिफ में बड़े पैमाने पर कटौती पर सहमत हुए हैं। भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात शुल्क मुक्त होगा। दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार को 2030 तक लगभग 120 बिलियन डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य है। अलग अलग राज्यों को कई क्षेत्रों में इस समझौते का बड़ा लाभ मिलेगा। एमएसएमईज को वैश्विक मंच पर पहचान के साथ ही इस समझौते से नए अवसर भी प्राप्त होंगे। पिछले कुछ सालों में भारत ने पीएम मोदी की अगुवाई में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारे किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इनमें ईएफटीए 2024, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा दिया गया है। भारत में मजबूत निवेश के साथ ही इस समझौते से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया 2022 ईसीटीए अधिकांश व्यापारिक वस्तुओं पर टैरिफ कम या खत्म कर रहा है, भारतीय निर्यात के लिए और नए अवसर भी खोल रहा है। यूएई 2022 सेपा के तहत 90% से ज्यादा भारतीय निर्यात पर टैरिफ कम हुआ है। रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान के व्यापार को बढ़ावा मिला है। मॉरिशस 2021 भारत का पहला अफ्रीकी केंद्रित व्यापार समझौता, जिसके तहत भारत की बाजार तक पहुंच में सुधार हुआ है। साथ ही मॉरिशस को अफ्रीका के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया गया है। समझौतों का ये बढ़ता नेटवर्क भारत की दूरदर्शी व्यापार रणनीति को उजागर करता है, जो विविधीकरण, लचीलेपन और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास पर केंद्रित है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही इन समझौतों से देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर भारत के बढ़ते कदम, बढ़ती जीडीपी और अलग अलग देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ उभरती नहीं, दुनिया को दिशा देने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत एक बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है विश्व पटल पर विश्वास का, स्थिरता का, सहयोग का। किस तरह से ये जो विशेषता है ये वैश्विक समुदाय ने समझी है और उसका फ़ायदा जो है भारत को मिलता हुआ दिखाई देता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर हैं आईआईएफटी के। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सुशील जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम सेबा की बात करते हैं तो ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, 2023 में इस पर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन किस तरह से ये भारत की आर्थिक कूटनीति का भी एक बड़ा चैप्टर इसे बताया जा रहा है, किस वजह से?
सुशील जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर आपको अनम्यूट करना होगा। प्रोफेसर जोशी आपके पास आते हैं, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से हम कह रहे हैं कि आर्थिक कूटनीति और उसका क्या कुछ असर देखते हैं आप? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना स्ट्रेटेजिक टाइम पर और समसामयिक समझौता हुआ है। जैसा कि आप देखते हैं कि हिस्टोरिकली ओमान से हमारे ट्रेड के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं वो, और सल्तनत ऑफ ओमान जो है दूसरी जब राजनीतिक ग्रुप अरब में उभरे उसके पहले से बहुत पुरानी ये एक सभ्यता भी रही है, सभ्यता का केंद्र रहा है, व्यापार का केंद्र रहा है। और अभी भी आप देखते हैं तो लगभग 7.5 से 8 लाख तक भारतीय वहां पे हैं, तो भारतीयों की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। और दूसरा देखिए कि भारत ने आज से 2022 के अंदर वी एंटर्ड इनटू ए सीपा विद यूएई, और यूएई के बाद में गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से भी बात चल रही थी भारत की, लेकिन वहां पे मल्टीपल कंट्रीज और मल्टीपल इंटरेस्ट पे नहीं हो पाया। तो ये समसामयिक समझौता एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक है और एक ऐसे वक्त पे हुआ है जब पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड और इकोनॉमी का एनवायरनमेंट जो है बहुत ही चैलेंजिंग व्यवस्था के अंदर है। आपने देखा जैसा कि यूएस इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, भारत के ऊपर 50% टैरिफ है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे ऊपर अलग तरह का भी टैरिफ लगाया गया, 25% टैरिफ एज ए पेनल्टी फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो इन सब के अंदर ये समझौता ये बताता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी भारत कार्य कर सकता है। ओमान से जहां तक ट्रेड का सवाल है, भारत का ओमान के साथ ट्रेड बैलेंस जो है वो लगभग निगेटिव रहा है। इसका मतलब ये कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। और इस साल के भी अगर आंकड़े देखते हैं अप्रैल टू अक्टूबर के, तो आप देखिए कि हमने लगभग 5.5 बिलियन का इंपोर्ट किया है, जबकि 2.6 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। तो लगभग 2.9 और 3 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहा है। और इसके अंदर आपने समझौते में देखा कि 100% ऑलमोस्ट 99% 38% 99.38% ऑफ द टेरिफ लाइंस जो हम बेच रहे हैं वहां पे माल ओमान के अंदर, विच विल गो टू ड्यूटी फ्री। तो इसके अंदर हमारा टेक्सटाइल है, लेदर गुड्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो प्रोफेसर जोशी इससे ये समझ में आता है कि ये जो ट्रेड डेफिसिट आप बता रहे हैं अब ये इसको कवर अप कर लेगा बल्कि बढ़ेगा, 5 साल में दोगुना होने की बात कही जा रही है। ये देखिए हमारा व्यापार जो ओमान के साथ है बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री टीका है। इंडिया उनकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, वो हमारी पेट्रोलियम सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। तो हम पेट्रोलियम खरीदते हैं, मेजर प्रोडक्ट हमारा पेट्रोलियम है, बट हम प्रोसेस पेट्रोलियम उनको बेचते भी हैं। उनका मेजर इंपोर्ट जो है भारत से वो फूड है, राइस है, उसके अलावा टेक्सटाइल है, गारमेंट है, लेदर गुड्स है, कॉस्मेटिक्स है, सारे प्रोडक्ट हम उनको बेचते हैं। तो इसमें क्या कि नॉन ऑयल एक्सपोर्ट का जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इसकी ड्यूटी फ्री एंट्री के कारण ये व्यापारियों को फायदा होगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट में फायदा होगा, हमारी कृषि को फायदा होगा, और ट्रेड डेफिसिट को कवर करने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल। सुशील जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ओमान की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि यहाँ से जो भारतीय कंपनियां हैं अफ्रीका और मध्य एशिया के बाजारों तक भी अपनी पहुंच बना सकती हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी, अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात कहते हैं तो बड़ा विस्तार वाला कदम होगा। बिल्कुल, देखिए लोकेशन, जो ओमान की लोकेशन जैसा आपने कहा कि बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो हमारे लिए ना केवल सामरिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से अगर हम जब इसको देखते हैं तो ये एक एंट्री पॉइंट बनता है अफ्रीका के लिए, यूरोप के लिए भी, क्योंकि हम आईमेक उसकी भी बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत है। और जैसा कि आपने कहा कि ये पाथ ब्रेकिंग क्यों है, ये पाथ ब्रेकिंग 3-4 वजह से है मेरे विचार से, जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हमने साइन किया है। एक तो ये है कि 0% ड्यूटी हम एग्री किए हैं कि उन्होंने हमारे जो गुड्स हैं जो करीब 99.38% जो हमारी सामान जो वहां जाता है उस पर उन्होंने 0% ड्यूटी डिक्लेयर कर दी है। दूसरा, इमीडिएट जैसे ही ये अप्रूव होगा 98% ऑलमोस्ट जो हमारा सामान जाता है उस पर इमीडिएट इंपैक्ट आ जाएगा, क्योंकि उस पर 0 ड्यूटी हो जाएगी। और जो फायदा होने वाला है हमारा, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया, ये हमारे उन क्षेत्रों को, उन सेक्टर्स को फायदा होगा जो लेबर इंटेंसिव है।
और ये जो एग्रीमेंट है, ये CEPA जो हुआ है, वो जो हमने आइडेंटिफाई किए 50 देश जहां हम डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं ट्रेड, उसका एक रास्ता है। जब हम इन्वेस्टमेंट उसके बारे में बात करते हैं सर्विस सेक्टर में, इसमें आई थिंक ये पहली बार इस तरह से हो रहा है कि मोड 4 और मोड 3 दोनों को कंबाइन किया गया है, क्योंकि हमारे जैसा हम कह रहे हैं कि 7 लाख लोग हमारे वहां रहते हैं और हमारी जो है करीब 6000 के करीब जॉइंट वेंचर्स ऑलरेडी वहां पर हैं। तो जो हमें मोबिलिटी की वहां पे इश्यू था, पहले 90 डेज का था, उन्होंने अब उसको 2 साल और उसके लिए कर दिया और वो आगे भी बढ़ सकता है। तीसरा जो है, जो इंट्रा जो कंपनी में मोबिलिटी थी वो 20% थी, उसको उन्होंने 50% कर दिया है। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, उन्होंने 100% FDI अलाउ करी है हमारे को, जो काफी सारे सेक्टर्स में है, और जो करीब 127 जो सब सेक्टर हैं उस सर्विसेज के, वो उन्होंने उनको ओपन कर दिए हैं। जैसा कि आपने बोला भी, IT के बारे में बात की, प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में बात की, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ है और ऑडियो विजुअल है, तो और आर्किटेक्चर, हेल्थ एरिया, वो सारा उन्होंने हमारे लिए ओपन कर दिया है। तो और एक और बहुत बड़ी बात हुई है कि आयुष, पहला ओमान एक ये पहला देश है जिसने आयुष को अलाउ किया है कि जो होलिस्टिक हमारा ट्रीटमेंट है उसकी उन्होंने एग्रीमेंट ऑफिशियली पहली बार किसी देश ने दुनिया में अलाउ किया है। तो कि एक्सेप्टेंस है हमारी सॉफ्ट पावर का, कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, जो आयुर्वेदा सिस्टम है, वो कितना उनके लिए फायदेमंद है। और फार्मास्यूटिकल में उन्होंने कहा है कि हम आपको जो अप्रूवल मिलेंगे, हमारी जो मेडिसिन है उसका फास्ट प्रोसेस, फास्ट ट्रैक उसको करा जाएगा। तो इसमें जो है फायदा भारत को भी है, ऑफ कोर्स ओमान को भी उसमें फायदा है, क्योंकि उनको जो है हमारी जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ओमान कोशिश कर रहा है डाइवर्सिफाई करने का, अवे होने का, पेट्रोलियम सेक्टर पे उनकी जो डिपेंडेंस है उससे वो अलग दूर होना चाहते हैं। तो उसमें इस एग्रीमेंट से उनको बहुत मदद मिलेगी। लेकिन भारत ने जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं उसमें ओमान मान गया कि उनमें हम आपको उस एरिया में वो नहीं जाना चाहते हैं, और वो सारे प्रोटेक्ट किए गए हैं इसमें, चाहे वो टी, कॉफी, डेयरी हो, गोल्ड, सिल्वर हो और स्क्रैप मेटल्स हो, उस सारे क्षेत्रों को उन्होंने से अलग रखा है ओमान, क्योंकि वो दे अंडरस्टैंड कि हमारी सेंसिटिविटी किस एरिया में है। तो मेरे ख्याल से ये विन विन सिचुएशन है सभी दोनों साइड को, इसीलिए इसमें जो है बहुत इसको सराहाया जा रहा है कि जो एग्रीमेंट किया गया है दोनों साइड के लिए बेनिफिशियरी है। और भारत, जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में भी कहा कि भारत अब FTA साइन कर रहा है, ये दूसरा, पिछले 6 महीने में यूके के बाद ये हमने ओमान के साथ में साइन किया, उससे पहले हमने साइन किए और अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो जो डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं हम अपने सेक्टर्स की, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट्स की, उसके लिए ये बहुत बड़ा मेरे विचार से कदम है। बिल्कुल, इन्हीं कदमों पर और जो संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर जोशी, क्योंकि जब हम समझौते की बात देखते हैं और जिस तरह से तमाम जो अवसर हैं और तमाम जो क्षेत्र हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भविष्य की ऊर्जा की भी बात कर रहा है और भविष्य की ऊर्जा में इन्वेस्टमेंट और उसमें भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है?
कि एक तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है, और कॉम्प्रिहेंसिव इज नॉट ओनली द गुड्स बट इसमें सर्विस भी इंक्लूड है, एफडीआई भी इंक्लूडेड है, और बहुत सारे नए क्षेत्र इंक्लूडेड है। हमारे लोगों को वहां पे रहने के लिए, जैसे बताया कि एफडीआई के अंदर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी 6000 और ज्यादा कंपनी आया वहां पे 2 साल और उससे ज्यादा स्टे का इंस्टेड ऑफ 19 डेज वो मिलेगा। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, और इसलिए भारत के लिए आप देखिए कि अच्छा, एक हमारी कॉम्प्लीमेंट्रिटी है प्रोडक्ट्स की। हम जो भेजते हैं वो जिस तरह के उत्पाद भारत से ओमान के अंदर जाते हैं वो कृषि से संबंधित हैं, टेक्सटाइल है, रेडीमेड गारमेंट है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और प्लास्टिक गुड्स हैं ये। और हमारा जो इंपोर्ट है उनसे उससे बिल्कुल अलग है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेसिकली हैं, फर्टिलाइजर है। सो वी आर नॉट कॉम्पिटिंग विद ओमान, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए है। बिल्कुल, कई क्षेत्रों में ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत है वो लीड भी ले सकता है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक और ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो एक बड़ा कदम आज भारत और ओमान के बीच अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम क्षेत्रों को देखते हुए ऐतिहासिक भी इसे बताया जा रहा है, और विश्व पटल पर जिस तरह से जो भारत की आर्थिक नीतियां हैं उन्हें एक पहचान मिल रही है, उन्हें एक एक्सेप्टेंस मिल रही है और एक विश्वास पैदा हो रहा है, इसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जोशी आपका और सुशील जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।